तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है बेटा? क्रिस्टल जो होता है ना वो हमेशा एक खास शेप में ग्रो करता है, ठीक है। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल हमेशा एक खास शेप के अंदर ग्रो करता है, तो क्रिस्टल जिस शेप में ग्रो करता है उसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा तो शुगर के क्रिस्टल जो होते हैं वो हमेशा एक ही शक्ल के होते हैं, ठीक है। आप जिस मर्जी कंपनी की शुगर परचेज करें, आप जिस मर्जी दुकानदार से शुगर लेके आए, शुगर के क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी होती है। वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बनी होती हैं लेकिन सबकी शेप एक जैसी होती है। उसकी वजह यह है कि शुगर के क्रिस्टल्स हमेशा एक ही शेप में ग्रो करते हैं। तो जब क्रिस्टल्स ये जो क्रिस्टल्स की हैबिट है कि एक ही शेप में हमेशा वो ग्रो करते हैं, इसको हम कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल हमेशा एक ही शेप में ग्रो करेंगे अनलेस के कंडीशंस जो होती हैं क्रिस्टल्स बनने के लिए जो कंडीशंस हम यूज कर रहे होते हैं, अगर वो कंडीशंस चेंज ना हो। अगर कंडीशंस चेंज कर दी जाए तो फिर क्रिस्टल्स की शेप चेंज हो सकती है, वरना उनकी शेप चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्यूबिक शेप के होते हैं, ठीक है। तो आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को देखेंगे वो हमेशा आपको क्यूबिक शेप में ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या किया जाए, सोडियम क्लोराइड बनाते वक्त आपको पता है कि क्रिस्टल्स बनाने के लिए क्या करते हैं आप लोग, जो है ना वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को कूल डाउन करते हैं तो क्रिस्टल्स बनते हैं। तो जिस सोल्यूशन से आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बना रहे हैं, अगर आप उसके अंदर 10% यूरिया डाल देंगे, तो 10% यूरिया डालने से क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स है ना वो फिर क्यूबिक शेप के नहीं बनेंगे, बल्कि वो नीडल शेप के बन जाएंगे। तो अगर आप क्रिस्टल्स बनाने के दौरान जो कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं, अगर आप उन कंडीशंस को चेंज कर दोगे तो क्रिस्टल्स की शेप चेंज होगी, वरना वो हमेशा एक ही शेप में ग्रो करते हैं। तो ये क्रिस्टल्स की जो आदत है कि एक ही शेप में ग्रो करना, इसको कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। आइए इसको रीड भी कर लेते हैं कि द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल्स आर यूजुअली obtained by cooling the saturated solution। क्रिस्टल बनाए कैसे जाते हैं कि आपके पास कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, आप उसको ठंडा करते हो तो क्रिस्टल बनते हैं। जैसे अगर आप चीनी का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना हुआ, आप उसको ठंडा करेंगे तो शुगर के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। और बाय स्लो कूलिंग ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस, या अगर आपके पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है उसको आप स्लो स्लो कूल करें तो तब क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल बनाने के दो तरीके हैं। These are formed by growing in various directions। crystals जो है ना various directions में grow करते हैं। If the conditions for growing crystals are maintained, अगर crystals बनाने की जो conditions हैं उनको हम change ना करें, उनको maintain करें, then the shape of the crystal always remain in same। तो crystals की shape जो है वो हमेशा same रहेगी। If the conditions are changed, the shape of the crystal may change। तो अगर आप कंडीशंस चेंज करेंगे तो फिर क्रिस्टल्स की शेप चेंज हो सकती है। जैसे कि cubic crystal of sodium chloride become needle-like when 10% urea is present in its solution as an impurity। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आपने अच्छे से याद कर लेना। आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल्स हमेशा एक ही शेप में ग्रो करते हैं, इसको हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। जब तक कंडीशंस चेंज ना हो तो क्रिस्टल्स की शेप सेम रहती है। अगर क्रिस्टल्स बनाने की कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए तो फिर क्रिस्टल्स की शेप चेंज होती है। एग्जाम्पल में आप बताओगे कि सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमेशा क्यूबिक शेप में बनते हैं, लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में 10% यूरिया डाल देंगे तो फिर सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो नीडल शेप के बनेंगे। नेक्स्ट हमने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसो का मतलब होता है बेटा, आइसो का मतलब होता है, ये जो वर्ड आइसो है इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। वर्ड आइसो मीन्स, ये जो आइसो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। और मॉर्फिज्म, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आगे मॉर्फ है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, शक्ल। तो आइसो का मतलब सेम, मॉर्फ का मतलब शक्ल, ठीक है, शेप,
तो अब इस आइसोमॉर्फिज्म से क्या मुराद है? आइसोमॉर्फिज्म से मुराद है कि ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जिनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी होती है, उनको हम कहते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं, और इस फेनोमेना को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है जी। आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है सेम, मॉर्फ का मतलब है शेप, शक्ल, फॉर्म। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है बेटा? आइसोमॉर्फिज्म इज द फेनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, बेटा दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हों और वो एग्जिस्ट करें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में, यानी उनके क्रिस्टल्स की शक्ल सेम हो। सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब शक्ल, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब एक जैसी शक्ल। तो अगर बेटा दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हों और उनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी हो, तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है सेम शेप। अगर दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हों और उनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी हो, तो इस फेनोमेना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इज द फेनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। वो जो दो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर अगली बात करेंगे। ये बेटा ये नीचे ये कंपाउंड है, ये देखें जरा, ये देखें, ये सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है बेटा, अगर आप बेटा इसको देखें, सोडियम नाइट्रेट एक कंपाउंड है, ठीक है। पोटाशियम नाइट्रेट भी एक कंपाउंड है। ये दोनों मुख्तलिफ कंपाउंड है, लेकिन इन दोनों के क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी होती है। और क्रिस्टल की शक्ल कैसी होती है? रोम्बोहीड्रल। ठीक है। इसी तरह से पोटाशियम सल्फेट बेटा एक कंपाउंड है, पोटाशियम करोमेट K2CrO4, ये भी एक कंपाउंड है, और ये दोनों मुख्तलिफ कंपाउंड है। और कंपाउंड मुख्तलिफ हैं बेटा, लेकिन इन दोनों के क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी है, और क्रिस्टल्स की शक्ल क्या है? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। ये शक्लें जो होती है ना, रोम्बोइड्रल, ऑर्थोरोम्बिक की कैसी होती हैं, ये हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आप याद रखें कि क्रिस्टल्स की शक्लें हैं, फॉर्म्स हैं। तो ये मुख्तलिफ दो सब्सटेंसेस हैं, लेकिन क्रिस्टल्स की शक्ल सेम है। पोटाशियम क्रोमेट के क्रिस्टल्स भी ऑर्थोरोम्बिक शक्ल के होते हैं, पोटाशियम सल्फेट के क्रिस्टल भी ऑर्थोरोम्बिक शक्ल के होते हैं। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल रोम्बोहिड्रल शक्ल के होते हैं, सोडियम नाइट्रेट के क्रिस्टल भी रोम्बोहिड्रल शक्ल के होते हैं। इसी तरह ये देखें, ये सोडियम फ्लोराइड है, इसके क्रिस्टल्स क्यूबिक शक्ल के होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्रिस्टल भी क्यूबिक शक्ल के होते हैं। ठीक है। तो इससे क्या पता चला? ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी होती है, इनको आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट क्या हैं? ये आइसोमॉर्फ्स हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी है। पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमॉर्फ्स हैं। जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमॉर्फ। वो कंपाउंड जिनके क्रिस्टल्स की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है, ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। ठीक है। और इस फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो ये थी जी डेफिनेशन, आपको समझ में आ गई होगी कि आइसोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं जी? कि अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हो और वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें, तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं जी? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। अच्छा बेटा, ये जो आइसोमॉर्फिज्म इज द फेनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं बेटा,
ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द एटम एंड डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। बेटा जो क्रिस्टल्स की शक्ल होती है ना, वो उसकी केमिकल, किसी कंपाउंड की केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ना एटम्स पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कि कंपाउंड के अंदर एटम कितने हैं और उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, एटम कितने हैं और उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, ये इस पे डिपेंड करती है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड किस पे करती है, एटम्स के ऊपर और उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर। आमतौर पर मोस्टली क्या होता है, द रेशियो ऑफ एटम्स इन वेरियस कंपाउंड्स आर सच दैट, ज्यादातर कंपाउंड में बेटा जो एटम्स की रेशियो होती है वो इस तरह की होती है कि आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल होती है। अच्छा, ये जो बेटा आइसोमॉर्फ्स होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। एनीवे, their physical and chemical properties are quite different from each other. Anyway, isomorphic substances crystallize together in all proportions in homogeneous mixtures. Following examples tell us the nature of compound, their crystalline form and the ratio of their atom. अब बेटा यहाँ पे आपने एक तो डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना है और फिर आपने बताना है कि ये जो डिफरेंट कंपाउंड है इनके क्रिस्टल्स की शक्ल क्यों एक जैसी होती है। तो ये क्यों एक जैसी होती है, इसका आंसर ये है बेटा, ये देखें जरा, इनके क्रिस्टल्स की शक्ल क्यों है। जैसे सोडियम नाइट्रेट जो है बेटा, इसके क्रिस्टल्स जो हैं, मैं थोड़ा सा इसको और लार्ज कर लूं ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। बेटा ये सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स की शक्ल एक जैसी क्यों है, इसलिए कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनकी जो रेशियो है वो सेम है। बेटा सोडियम नाइट्रेट में देखें, एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। पोटेशियम नाइट्रेट में एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। यानी एटम्स की रेशियो क्या है, 1:1:3। इसी तरह नीचे आए पोटेशियम सल्फेट में, पोटेशियम क्रोमेट में देखें, पोटेशियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। पोटेशियम क्रोमेट में पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 1 है, ऑक्सीजन 4 है। यानी एटम की रेशियो क्या है, 2:1:4। तो चूंकि एटम्स की रेशियो सेम है, तो जब एटम्स की रेशियो सेम होती है, उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होता है, तो फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म इसलिए सेम है कि इनके अंदर जो एटम्स की रेशियो है वो सेम है। तो आप बताएंगे कि क्रिस्टल आइसोमॉर्फिज्म इस वजह से होती है क्योंकि एटम्स की जो रेशियो होती है वो सेम होती है और उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो आइसोमॉर्फ्स हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ कंपाउंड है, तो प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है। सिर्फ शेप सेम है, क्रिस्टल्स की फॉर्म सेम है, क्रिस्टल्स की शेप, ये क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है ये सेम है। ठीक है, क्रिस्टल्स की शक्ल सेम है। और क्रिस्टल्स की शक्ल क्यों सेम है, क्रिस्टल की शक्ल किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेशियो के ऊपर। तो चूंकि इनकी एटॉमिक रेशियो सेम होती है इसलिए क्रिस्टल्स की शेप सेम होती है और बाकी की प्रॉपर्टीज जो इनकी हैं फिजिकल और केमिकल वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है जी, ये था आइसोमॉर्फिज्म। अगली हमने बात करनी है जी पोलीमॉर्फिज्म। अगली डेफिनेशन है पोलीमॉर्फिज्म। तो आए देखते हैं पोलीमॉर्फिज्म क्या है जी। मैंने आपको बताया आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। पोली का मतलब क्या होता है जी, पोली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब शेप। पोली मीन्स, यहां पर बेटा जो पोली वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, मैनी। ठीक है, मैनी या डिफरेंट। तो पोली का मतलब है मैनी। ठीक है, और मॉर्फ का मतलब वही शेप। ठीक है, मॉर्फ का मतलब शेप, मैनी शेप्स यानी बहुत सारी शक्लें। अगर बेटा एक ही कंपाउंड हो और उसकी शक्लें मुख्तलिफ हों, उसके क्रिस्टल्स की जो शक्लें हैं उसके क्रिस्टल्स मुख्तलिफ शेप के हों, तो इसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर कंपाउंड एक हो लेकिन उसके क्रिस्टल्स की शक्लें क्या हों, वो मुख्तलिफ हों, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। हमने कहा कि अगर दो कंपाउंड हो और शक्ल एक जैसी हो तो कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब शक्ल। तो दो मुख्तलिफ कंपाउंड हो, शक्ल सेम हो, तो इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। कंपाउंड एक हो, शक्लें एक से ज्यादा हो, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ का मतलब शक्लें, शेप्स,
ठीक है। तो अगर कंपाउंड एक हो लेकिन उसकी जो क्रिस्टल्स हैं उसकी शक्लें मुख्तलिफ हों तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फेनोमेना। Polymorphism is a phenomena in which a compound exists in more than one crystalline form। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। पोलीमॉर्फिज्म क्या है बेटा? इट इज अ फेनोमेना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी अगर एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो एक से ज्यादा टाइप के हैं, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स की फॉर्म्स क्या हैं, शक्लें क्या हैं, एक से ज्यादा तरह की हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पोलीमॉर्फिज्म। So that compound which exists in more than one crystalline form is called polymorphic and these forms are called polymorphs। ठीक है, and these forms are called polymorphs of each other। तो ये बेटा जो आगे एग्जांपल डिस्कस करते हैं फिर इसमें सारी बात आपको समझाता हूँ। एग्जांपल देखिएगा बेटा, ये सिल्वर नाइट्रेट। बेटा सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है? एक कंपाउंड है, लेकिन इसके क्रिस्टल्स की शक्लें दो हैं। इसके क्रिस्टल रोम्बोहिड्रल शक्ल के भी होते हैं और इसके क्रिस्टल्स की शेप जो है वो ऑर्थोरोम्बिक भी होती है। अब कंपाउंड एक है लेकिन उसके क्रिस्टल्स की शेप्स क्या हैं? दो हैं। एक शेप कौन सी है जी? रोम्बोहिड्रल। और एक शेप कौन सी है जी? ऑर्थोरोम्बिक। तो अब एक कंपाउंड है, एक से ज्यादा क्रिस्टल्स की शेप है, तो इसे क्या कहते हैं? पोलीमॉर्फिज्म। और बेटा ये जो शेप्स हैं ये एक दूसरे की पोलीमॉर्फ्स कहलाएंगी। ठीक है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट के रोम्बोइड्रल क्रिस्टल हैं और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पोलीमॉर्फ्स कहलाएंगे। इसी तरह बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कंपाउंड है लेकिन इसके क्रिस्टल ट्राइगोनल शेप के भी हैं और इसके क्रिस्टल जो है वो ऑर्थोरोम्बिक शेप के भी हैं। अब कंपाउंड एक है लेकिन क्रिस्टल्स की शक्लें दो तरह की हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों तरह के क्रिस्टल्स हैं ये एक दूसरे के पोलीमॉर्फ्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो पोलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस होते हैं ना बेटा, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। पोलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ये एक ही कंपाउंड है। तो तो एक ही कंपाउंड है तो इसलिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी तो फिजिकल तो वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। पोलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ना वो समटाइम शेप पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो चूंकि क्रिस्टल की शेप मुख्तलिफ होगी इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, लेकिन कंपाउंड चूंकि एक ही है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो पोलीमॉर्फिज्म क्या होती है बेटा? एक कंपाउंड हो, एक से ज्यादा उसके क्रिस्टल्स की शेप्स हों, तो इसे कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। पोल और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं बेटा ये एक दूसरे के पोलीमॉर्फ्स कहलाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल रोम्बोइड्रल शक्ल के भी होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक शेप के भी होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पोलीमॉर्फ्स। पोलीमॉर्फ्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं क्योंकि ये एक ही केमिकल कंपाउंड है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो सकती हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो शेप शक्ल के भी ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसलिए चूंकि शक्ल मुख्तलिफ है इनकी तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है जी। ये आपने क्या करना है बेटा? डेफिनेशन याद करनी है, साथ में दो दो एग्जांपल्स याद कर लेनी है। जैसे आप बताएंगे पोलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताएंगे, आप बताएंगे साथ में एग्जांपल में बताएंगे कि सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक कंपाउंड है, इसके क्रिस्टल रोम्बोइड्रल शक्ल के भी हैं, ऑर्थोरोम्बिक शक्ल के भी। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इसके क्रिस्टल ट्राइगोनल शक्ल के भी हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ये एग्जांपल है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा अगली डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है जी एलोट्रॉपी की। बेटा अगर कोई कंपाउंड जो है ना उसकी एक से ज्यादा शक्लें हों तो इसे कहते हैं हम पोलीमॉर्फिज्म। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट चूंकि एक कंपाउंड है, ये सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है और कंपाउंड की मैंने कहा एक से ज्यादा शक्लें हों, ये कंपाउंड है एक, तो एक से कंपाउंड की अगर एक से ज्यादा शक्लें हों तो हम इसे क्या कहते हैं? पोलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर बेटा किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा शक्लें हों तो इसे एलोट्रॉपी कहते हैं। ये फर्क है पोलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रॉपी में। पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा? कि अगर किसी कंपाउंड की एक से ज्यादा शेप्स हों, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हों, तो इसे पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और एलोट्रॉपी क्या क्या होती है? अगर बेटा एलिमेंट की एक से ज्यादा शक्लें हों तो इसे एलोट्रॉपी कहते हैं। अब सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है तो कंपाउंड की एक से ज्यादा शक्लें हैं तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन आगे नीचे आए एलोट्रॉपी पे तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आ जाए जी एलोट्रॉपी पे। एलोट्रॉपी क्या है?
बेटा द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा था द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब सेम डेफिनेशन है, सिर्फ आपने यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड का वर्ड चेंज करना है। तो आपने एक डेफिनेशन याद कर ली, आपको दूसरी भी याद हो जाएगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी, और द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर, एलिमेंट की जगह अगर आप कंपाउंड कर देंगे इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो ये इज नोन एज polymorphism, and these forms of the element are called allotropes। और अगर यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है तो these forms of compound are called polymorphs, यहाँ पे लिख देंगे। अब ये देखें बेटा, सल्फर एक एलिमेंट है, ठीक है, सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है, और ये सल्फर एक एलिमेंट है, और एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर के क्रिस्टल रोम्बिक शक्ल के भी होते हैं, मोनोक्लिनिक शक्ल के भी होते हैं। अब एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे एलोट्रॉपी। इसी तरह कार्बन का तो आपको सबको पता है, कार्बन जो है ये बेटा एक एलिमेंट है, और इसके क्रिस्टल्स जो है ना बेटा वो क्यूबिक शक्ल के भी होते हैं, जैसे डायमंड है क्यूबिक शक्ल का होता है, और इसके जो है ना वो क्रिस्टल जो है वो हेक्सागोनल शक्ल के भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी आपको पता है कार्बन है, वो हेक्सागोनल शक्ल का होता है। डायमंड भी कार्बन होता है, वो क्यूबिक शक्ल का होता है। दोनों कार्बन है, लेकिन एक के क्रिस्टल्स क्यूबिक शक्ल के होते हैं, एक के हेक्सागोनल। तो एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। तो ये एलोट्रॉपी है, ठीक है। इसी तरह टिन, तो आपने कोई सी दो एग्जांपल्स याद कर लेनी है इसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है जी ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये बेटा साथ साथ याद भी करते रहिएगा, ये सिर्फ सुन ना लीजिएगा, ये आपने याद भी करना है, ठीक है। ये आखिरी आज की, कल मैंने आपको 5 डेफिनेशंस पढ़ाई थी, आज ये नेक्स्ट 5 है। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं बेटा, जो हमने कहा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके क्रिस्टल्स एक से ज्यादा शक्लों के होते हैं, इसी तरह एलिमेंट भी जिनके क्रिस्टल्स एक से ज्यादा शक्लों के होते हैं। तो बेटा वो जो एक से ज्यादा शक्लें होती हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो जो दो फॉर्म्स होती हैं, जो शक्लें होती हैं, वो एक इकट्ठे पाई जाती हैं, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो फॉर्म्स इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, इट इज दैट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स of the same substance can coexist in equilibrium with each other, ठीक है। मतलब ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। को एग्जिस्ट का मतलब इकट्ठे पाई जाती हैं, इन एक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म एक दूसरे के साथ एक्विलिब्रियम में इकट्ठे पाई जाती हैं, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर, ये वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होती है। जैसे ये देखें, ये जो ग्रे टिन है बेटा, टिन एग्जाम्पल समझिएगा, ग्रे टिन जो है बेटा ये क्यूबिक शक्ल में भी पाया जाता है, और टिन टिन जो होता है क्यूबिक शक्ल में भी पाया जाता है, और टिन जो है वो टेट्रागोनल शक्ल में भी पाया जाता है। जो क्यूबिक शक्ल वाला टिन होता है वो ग्रे होता है, और जो टेट्रागोनल शक्ल में पाया जाता है टिन, वो व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, अब ये दो फॉर्म्स हैं टिन की, एक है क्यूबिक और एक है टेट्रागोनल। तो 13.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेटा, इस टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों फॉर्म्स जो होती है ना क्रिस्टलाइन फॉर्म टिन की, ये इकट्ठे पाई जाती हैं, ठीक है। 13.2 से अगर टेम्परेचर लो होगा तो टिन टिन जो है वो क्यूबिक शेप में पाया जाएगा, और अगर टेम्परेचर 13.2 से ज्यादा होगा तो टिन जो है वो टेट्रागोनल शेप में पाया जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 13.2 होगा तो फिर टिन जो है इन दोनों शक्लों में पाया जाता है, यानी ये दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं, इकट्ठी पाई जाती हैं इस टेम्परेचर के ऊपर। तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म इकट्ठे पाई जाती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह बेटा सल्फर जो है, इसके क्रिस्टल रोम्बिक शक्ल के भी होते हैं, और सल्फर के क्रिस्टल जो हैं वो मोनोक्लिनिक शक्ल के भी होते हैं। अगर बेटा टेम्परेचर 95.5 से कम हो तो
जो सल्फर होता है वो रोम्बिक शक्ल में होता है, और अगर टेम्परेचर 95.5 से ज्यादा हो तो सल्फर मोनोक्लिनिक शक्ल में होता है। लेकिन 95.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सल्फर की ये जो दोनों फॉर्म है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये इकट्ठे पाई जाती हैं, यानी को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब 95.5 क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये तो हमने दो एलिमेंट की एग्जांपल ली। अब कंपाउंड की भी एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा पोटाशियम नाइट्रेट आपको पता है एक कंपाउंड है, ये ऑर्थोरोम्बिक शक्ल में भी पाया जाता है और रोम्बोहिड्रल शक्ल में भी। तो 128 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या करती हैं? कोएग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये जो 128 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म इकट्ठे पाई जाती हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर से लो होगा तो फिर, या हाई होगा तो फिर कोई एक क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाएगी। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती हैं वो को एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बेटा आज के लिए 5 जो डेफिनेशंस हैं, आपने इनको अच्छे से